This is Shivanshu from course BA program History plus Pol Science and my topic is trade and commerce during Delhi Sultanate. अगर हम इस टॉपिक के अंदर जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गोस फॉर द राइज एंड द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, जबकि इसमें हमारी इकोनॉमी को भी राइज किया गया था। तो मैंने इसके जो सोर्सेज देखे हैं वो सोर्सेज हैं तारीख फिरोज शाही, ये लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। दूसरा जो सोर्स है वो है तारीख फिरोज शाही, ये भी लिखी है शमशू सिराज अफीफ के द्वारा। तीसरा जो सोर्स है वो है खाजा इन उल फतह, ये है आमिर खुसरो ने लिखी है। चौथा सोर्स जो है वो है फतवे अल सल्तिन, ये ख्वाजन अबू मलिक इस्लामी ने लिखी है। अगर हम इसके सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, नेक्स्ट वन इज मेडिवल इंडिया ऑफ सतीश चंद्र, और नेक्स्ट वन इज अ डिस्टेंट मिरर ऑफ बर्बरा डब्ल्यू टचमन। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव मेरे जो रहेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, फर्स्ट वन इज अ मार्क राइज ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड द सेकंड इज अ कोरस्पोंडिंग एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स। दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। तो ट्रेड और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो देखा जाए 13th और 14th सेंचुरी में टाउनशिप बढ़ रही थी बहुत तेजी से। अब देखा जाए जब टाउनशिप बढ़ती है तो नेचुरली नीडेड है वहां पे रॉ मटेरियल का और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो if we goes for this, the emergence of some considerably big flourishing of the towns as well as the numerous township during the 13th and the 14th century. These towns naturally needed to the feed and the supply of the raw material for the craft production. At the same time, there was a growing practice of the land revenue realization in cash. उस टाइम पे हुआ क्या था, देखा जाए तो इधर टाउनशिप बढ़ रही थी और उधर जो उनका लैंड रिवेन्यू कैश था, वो सॉरी लैंड रिवेन्यू जो था वहां से उन्हें कैश में कर दिया गया था। उसके बाद देखा जाए तो सेकंड वन इज अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपना कैश नेक्सस लाया जो कि वेल डेवलप्ड था, जो कि रूलिंग क्लास के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसे कैसे लागू करे वहां पे। दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड। अब देखा जाए तो ये बहुत फैक्टर्स ही कह सकते हैं कि जो इनलैंड ट्रेड था हमारा, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया इन दोनों फैक्टर ने। पहला रोल तो था कि जो हमारी कैश का जो रिवेन्यू था वो उन्होंने कैश में कर दिया था, सॉरी लैंड रिवेन्यू जो था वो कैश में कर दिया था। और सेकंड वन अलाउद्दीन की जो पॉलिसी आई थी। अब इसकी बात करें तो both these factors are conducive for the development of the inland trade. To pay the land revenue in cash, the peasantry was forced to sell its surplus produce, while the merchants had a market in a newly emerged towns for agricultural products. देखा जाए तो जो पीजेंट्री वहां के लोग थे, जब उनका लैंड रिवेन्यू कैश में कर दिया गया तो उन लोगों को फोर्स किया जाता था कि तुम अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो हमें ही सेल करोगे, जबकि जो मर्चेंट्स थे वो न्यूली इमर्स टाउन्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते थे। इसी ट्रेड को देखते हुए एक जो रिजल्ट निकल के आया वो आया कंपल्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम। इसी टर्म को बाद में नाम दे दिया गया इंड्यूस्ड ट्रेड। अब देखा जाए तो ये फ्लो चार्ट है, ये हमें बताता है दिल्ली सल्तनत के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स था ड्यूरिंग दैट टाइम। पहले क्या आया हमारा इनलैंड ट्रेड, कोस्टल ट्रेड हमारा बाद में आया। इनलैंड ट्रेड के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड आया, फॉरेन ट्रेड से हमारा ओवरलैंड एंड सी बोर्न ट्रेड। सी बोर्न ट्रेड की अगर हम बात करें तो मेन प्लेस इसके लिए गुजरात रहा था। उसके बाद हमारे पुर्तगीज इन्वेंट हुए और फिर हमारा स्टार्टिंग हुआ था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाउ दिस इज अबाउट द इनलैंड ट्रेड। द इनलैंड ट्रेड डेवलप इन द टू लेवल। देखा जाए तो ये दो लेवल पे हमारा डेवलप हुआ था इनलैंड ट्रेड। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट डिस्टेंस विलेज टाउन ट्रेड इन द कमोडिटीज ऑफ बल्क, और सेकंड वन इज द लॉन्ग डिस्टेंस इंटर टाउन ट्रेड इन द हाई वैल्यूज गुड्स। देखा जाए तो जो फर्स्ट वाला है वो हमें पहले ही बता चुके हैं कि नेचुरल कंसिक्वेंसेस थे टाउन्स में, उन्हें उनका जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश में हो गया था, उनकी मजबूरी बन गई थी कि वो अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो वहीं पे ही सेल कर दे। और जो अगर सेकंड की अगर हम बात करें, द अर्बन सेंटर्स वर डिपेंडेंट फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड द रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर द सराउंडिंग विलेजेस। देखा जाए तो टाउन्स भी वहां के जो विलेजेस थे उन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुके थे।
whereas the villages had to sell agricultural products and receive cash for the meeting of the land revenue demand. होता क्या था कि वे लोग जो वहां से उनका इकट्ठा होता था सरप्लस प्रोडक्शन, उसे वो लेके वहां पे जाते थे और सेल करते थे, क्योंकि उन्हें जो अपना लैंड रेवेन्यू था वो कैश में देना था, इसीलिए ये भी हमारा एक रीजन रहा था इनलैंड ट्रेड को बढ़ाने का. Next is, will the towns receive grains and the raw materials from the villages in the vicinity? They had no need to send their products in the exchange to the villages, which were by and the large self-sufficient. This one-way trade was owing to the land revenue demand imposed upon the villages, which naturally lead to the continuous drain and the rural sector and made the town dependent on villages. यही एक कारण रहा था उनका कि जो हमारे टाउन्स थे वो डिपेंडेंट हो चुके थे विलेजेस के ऊपर, क्योंकि जब तक उनके पास प्रोडक्शन नहीं आएगा तब तक वो भी आगे वर्क नहीं कर पा रहे थे. द टर्नओवर ऑफ दिस ट्रेड वाज हाई इन द टर्म ऑफ द वॉल्यूम. देखा जाए जो टर्नओवर था वो वॉल्यूम में तो ज्यादा हो रहा था, जबकि अगर उसकी वैल्यू की बात करें वो उसकी अब भी लो ही थी. द कमोडिटीज वर फूड ग्रेन्स, दैट इज व्हीट, rice, gram, and sugarcane, and the raw material like cotton for the urban manufacturers. This is the inter-town trade was mainly luxury articles. अगर हम इंटर टाउन ट्रेड की बात करें तो इंटर टाउन ट्रेड के अंदर बेसिकली देखा जाए जो लग्जरी आर्टिकल्स होते थे या हाई वैल्यू ट्रेड जो होता था वो उसी के अंदर होता था. देखा जाए अगर मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं तो बर्नी की रिपोर्ट कहती है कि जो दिल्ली खुद में उस टाइम पे अपनी कैपिटल हुआ करती थी, तो वहां पे जो डिस्टिल वाइन थी वो कोल अलीगढ़ में पड़ता है, ये वहां से सप्लाई की जाती थी, रिसीव की जाती थी और मेरठ से. और देखा जाए तो मुस्लिम ये एक तरह का फाइन क्लॉथ होता है, ये देवगिरी से रिसीव किया जाता था, एंड द स्ट्रिप्ड क्लॉथ फ्रॉम द लखनौती, दिस इज इन बंगाल. व्हील अगर हम बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता की रिपोर्ट कहती है कि जो हमारे क्लॉथ्स थे वो अवध से आते थे, बेटर लीफ थी वो मालवा से आती थी, और जो कैंडी शुगर वगैरह थी वो मुल्तान से दिल्ली को और लाहौर को सप्लाई की जाती थी, और जो घी वगैरह था वो सिरसा हरियाणा से सप्लाई किया जाता था. This is the long distances inter-town trade also carried goods coming from the other countries exit points. अगर देखा जाए जो बाहर के हमारे जो ट्रेड थे जो कि बाद में आया, वो इंटर टाउन ट्रेड में वो बाद में इसलिए आया क्योंकि जो हमारी कंट्रीज जो थी, कंट्रीज का जो वो प्रोडक्शन था वो एग्जिट पॉइंट्स से था. जैसे कि देख सकते हैं हम, मुल्तान वाज परहैप्स द ग्रेट एंटरपोर्ट ऑफ द ओवरलैंड फॉरेन ट्रेड and served as the center of the re-export, while Gujarat ports towns such as the Bhorch and the Cambay were exchange center for the overseas trade. अब बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की. तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारे दो ट्रेड ओपन हुए थे, दिस इज द सी बोर्न ट्रेड एंड द ओवरलैंड ट्रेड. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड overland and the overseas state were the flourishing state. सी बोर्न ट्रेड की अगर बात करें तो खिलजी का जो एनेक्सेशन आया था वो गुजरात में आया था. वो उस टाइम के लिए देखेंगे कि कैसे उसने एक दिल्ली सल्तनत के लिए अपना रिलेशन क्रिएट किया था. द खिलजी एनेक्सेशन ऑफ द गुजरात मस्ट हैव enlarged trade relations between the Delhi Sultanate and the Persian Gulf and the Red Sea. Gujarat was connected to the Persian Gulf as well as the रेड सी. अगर देखा जाए खिलजी का जो एनेक्सेशन गुजरात के अंदर आया था उसने एक बहुत बड़ा रिलेशन पैदा कर दिया था दिल्ली सल्तनत के बीच और पर्शियन गोल्फ के बीच और रेड सी के बीच, क्योंकि देखा जाए जो गुजरात था उस टाइम पे वो कनेक्टेड था पर्शियन गोल्फ से भी और रेड सी से भी. अब देखेंगे आगे, होमजो एंड बसरा वर द चीफ पोर्ट्स ऑफ द शिप पासिंग थ्रू द पर्शियन गोल्फ. ये दो नाम जो दिए गए हैं ये पर्शियन गोल्फ के उस टाइम पे चीफ पोर्ट हुआ करते थे. व्हील जबकि द पोर्ट्स ऑफ द एडन, मोचा एंड जेडा अलोंग द रेड सी वर द इम्पोर्टेंट फॉर गुजरात. देखा जाए जो गुजरात के लिए इंपॉर्टेंट था वो रेड सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे पास आता था. थ्रू दीज पोर्ट्स commodities moved on the Damascus and Aleppo on the one hand and Alexandria on the other hand. Aleppo, Alexandria opened up to the Mediterranean Sea with the linkage to Europe.
उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो अलेप्पो और अलेक्जेंड्रिया ने था कि उसने अपना मेडिटेरियन सी खोल दिया था जो कि लिंकेज करता था यूरोप के साथ। Merchandise of Gujarat were also carried towards the east. The port of the Malacca, situated in the Malacca Strait, and the Batnam and the Aceh in the Indonesian archipelago. अगर देखा जाए तो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे टॉम्स पेरिस। इन्होंने अपनी रिटर्न में लिखा है who came to India in the first decade of the 16th century comment on the trade Cambay as follows. Cambay chiefly stretches out two arms. With her right arm, she reaches from the towards the Aden, with the other towards the Malcano. उन्होंने कैम्बे के बारे में बताया कि अगर देखा जाए इसकी दो हाथ हैं, जो कि अगर देखा जाए इसकी राइट हैंड जो है वो है एडन और जो अदर हैंड है वो इसका मेलेका है। एक हमारे ब्रिक्स हुए, उन्होंने भी फर्दर यही किया, बाद में यही कहा, Malacca cannot live without Cambay, nor Cambay without Malacca. If they are to be very rich and very prosperous. If Cambay were cut off from the trading with Malacca, it could not live, for it would have no outlet for its merchandise. This is the main export from the Gujarat to Malacca was the colored cloths manufactured in Cambay and other Gujarat towns. देखा जाए जो गुजरात के अंदर एक्सपोर्ट होता था मेलका के लिए वो होता था कलर्ड क्लॉथ जो हमारे वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाते थे कैम्बे के अंदर और गुजरात टाउन्स के अंदर। These clothes were in demand in these palaces. इन पैलेसेस पे इनकी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इन एक्सचेंज द गुजराती मर्चेंट्स केम बैक विद स्पाइसेस ग्राउंड देयर। इसके बदले में जो गुजराती मर्चेंट्स थे वो स्पाइसेस जो वो उगाते थे वो उसका एक्सचेंज किया करते थे। दिस पैटर्न ऑफ स्पाइसेस फॉर अ कलर्ड क्लॉथ continued even after the Portuguese event in Asian waters. जब पुर्तगीज का एडवेंचर हुआ एशियन वाटर के अंदर तब तक ही यह प्रोसीजर चलता रहा, ये पैटर्न चलता रहा। स्पीसीज स्पाइसेस फॉर कलर्ड क्लॉथ वो चेंज करते थे, एक्सचेंज करते थे कपड़ों से स्पाइसेस को, स्पाइसेस से कपड़ों को, सॉरी। Bertema, as an Italian traveler who came in India during the first decade of the 16th century, says that about the 300 ships of different countries come and go from Cambay. He adds the about 400 Turkish merchants resided at Diu. And this one is the Khanid Court historian Wasaf report। अगर एक उस टाइम पे खानिद कोर्ट हुआ करता था, हिस्टोरियन वसफ की रिपोर्ट कहती है ये दैट 10,000 हॉर्स वर एनुअली एक्सपोर्टेड टू मालाबार एंड कैम्बे फ्रॉम पर्शिया। देखा जाए तो 10,000 घोड़े हर साल किए जाते थे मालाबार और कैम्बिया से, पर्शिया से यहाँ पर। द ब्रॉन्ज कॉइन हॉर्ड्स containing the coins of the Delhi Sultanate along the gold and the silver coins of Egypt, Syria, Yemen, Persia, Genoa, Armenia, and the Venice further testifies the larger scale overseas state। इससे हमारा जो ओवरसीज स्टेट था इससे ही हमारा ओवरसीज स्टेट बढ़ा। Sindh was yet another region from where sheep-borne trade was carried on. Its most well-known port शिवांशु एक मिनट, was हिमांशु, yes कितने हॉर्सेस मंगाए जाते थे हिमांशु? हिमांशु, गुंजन, दीपक, अविनाश, अविनाश आनंद चौधरी, Yes, hello. कितने हॉर्सेस? Okay. Oh, what? कितने हॉर्सेस मंगाए जाते थे? अभी लास्ट स्लाइड में शिवांशु ने कितने हॉर्सेस की बात की? अविनाश,
Concentrate, dear, concentrate. आराध्य, सॉरी सर। नहीं तो सॉरी ठीक है, सॉरी बोलते रहिए। आराध्य, आराध्य, गौतम, सुमन, सर हम भी नहीं हम भी नहीं, क्या हम भी नहीं? नहीं सुन पाए थे सर। क्यों नहीं सुन पाए थे? सुमन, यस और यहाँ सर। पे हाँ, कितने हॉर्सेस थे? 10,000। 10,000। वेरी गुड। कहाँ से आ रहे थे? प्रीवियस स्लाइड शिवांशु। हाँ, कहाँ से सुमन? पार्शिया से। कहाँ है पर्सिया? पर्सिया किसको बोलते हैं सुमन? आयुष राज, पर्सिया मॉडर्न ईरान को सर, ईरान को। क्या बात है हेमंत। अच्छा हेमंत, चलिए आप ये बताइए, आप हैं यहाँ पे हेमंत? यस सर। गुड गुड। चलिए, सो कीप लिसनिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने गुंजन, व्हाट अबाउट यू? ये मतलब वो लंगर नहीं चल रहा है, कोई आ रहा है बोल रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, लिसन। और आधी आधी बात यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग सुनिए। और मैं नोट कर रहा हूँ कि किससे मैं पूछ रहा हूँ और कौन आंसर नहीं दे रहा है। कोमल, कुमारी प्रिंसी को बोलिए कि वो ना अपने सारे लोगों का ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं ठीक होगा। और अर्चना, अभी तक उसका पूजा पाठ खत्म नहीं हुआ। सुबी भी नहीं दिख रही है, क्या है ये, क्या हो रहा है? चलिए, सो शिवांशु, वेरी गुड, कीप गोइंग लिटिल बिट स्लो। यस, गो अहेड। Okay, sir. गुड। Next one is Sindh was yet another reason for the where seaborne trade was carried out. अगर देखा जाए सिंध भी एक दूसरी तरह का रीजन था जहां से सीबोर्न ट्रेड हमारा बढ़ा था. Its most well known port was Dibble. This region had developed close commercial relation with the Persian Gulf ports more than the Red Sea zone. Sindh exported special cloths and the dairy products, and smoked fish too was its specificity. अगर बात करें कोस्टल ट्रेड्स की, कोस्टल ट्रेड जो कि हमारा बाद में आया था, इट वाज नेचुरल फॉर द कोस्टल ट्रेड टू फ्लोरिश राइट फ्रॉम द सिंध टू बंगाल, touching Gujarat, Malabar, and the Coromandel coast in between. This provided and the opportunity for the exchange of the regional products along the coastal line is distinct from the inland inter-regional trade. Overland trade. This is about the overland trade. Multan was the major trading center overland trade. India was connected to the Central Asia, Afghanistan and Persia through the Multan Quetta route. ये मैप है जो कि हमें कुछ मेजर सी पोर्ट्स को दिखाता है उस टाइम के. यहाँ पे दामन था और कुछ हमारे जो हमारे सी पोर्ट्स थे जहां से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता था. अब बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो इसके लिए मेजर दो प्रिंसिपल रखे गए हैं जो हमारे इंपोर्ट के लिए रखे गए हैं. पहला इनका मेजर प्रिंसिपल था हॉर्सेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया. हाँ, हॉर्सेस ओके सर. एंड मेटल्स, सेकंड वन प्रीशियस इज मेटल्स। precious metals. The Sultanate India mainly exported grains and the textiles. Some of the Persian Gulf regions totally depended on the India for their food supply. Besides slaves were exported the Central Asia and indigo to Persia, along the numerous other commodities. Persian stones like essence were exported from the Cambe. द पुर्तगीज एडवेंट. अब देखा जाए तो पुर्तगीज एडवेंट जब आए, इंस्पायर्ड द ब्रिस्क trading activities, India's merchant share in the overseas trade was negligible. Only a small section of the Gujarati Banias, Chetis of the बनिया, south and the गुजराती domicile. बनिया। Okay, sir. गुजराती बनियाज। Gujarati Baniya, Chetis of the south and the domicile Indian Muslims used to take part in the large trading activity.
Trade was mainly in the hands of the herb merchants. With the landing of the Portuguese at Calcutta in AD 1498, after the rounding of the Cape of the Good Hope, a new dimension was added to the Indian seaborne trade. That is the element of the force. देखा जाए तो यहाँ से एक नया उनके लिए पुर्तगीज एडवेंचर का जब आ चुके थे तो एक नया रूट उन्हें मिल गया था जिससे कि वो अपना राज कर सके क्योंकि वो गोवा के अंदर आए थे 1510 के अंदर उन्होंने वहां पे अपना हेडक्वार्टर बनाया उसके बाद फिर वो मेलक्का में चले गए वहां पे 1511 में बनाया फिर होंजो में 1515 में इस तरह उन्होंने अपना गोवा के अंदर पहले आने के बाद अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू कर दिया था Many ports of the west coast fell into the decay during the 100 years of the Portuguese domination in the India's water. This is the this is resulted as a of aggressive policies of the Portuguese. देखा जाए तो उनकी कुछ aggressive policies थी जिसका रिजल्ट निकल के बाद में ये आया उन्होंने कुछ अपनी policies अप्लाई की थी This first one is the control of the routes. उन्होंने अपने शी रूट्स पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था एंड द सेकंड वन इज कंट्रोल ऑफ द टाइप ऑफ द वॉल्यूम एंड कार्गो कैरिड बाय द अदर मर्चेंट्स एंड द थर्ड वन इज they introduced the system of the issuing cartas. This is the Persian krita, which means paper sheet, which was kind of the permit to play ships in the Asian waters, without which the ships were liable to confiscated and the cargo plundered. A fee was charged for issuing the cartage. No wonder. Then all these policies adversing affected by the seaborne carrying trade of the Indian as well as the herbs. And last वन जो टॉपिक इसका बचता है उसके बाद आती है हमारी कमर्शियल क्लासेस उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे जब हमारा ये हुआ करता था ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था तो हमारी कमर्शियल क्लासेस के अंदर दो क्लासेस मेनली हमारी आती थी एक क्लास थी हमारी ख्वारिंस जिसे हम नायक बोलते थे और एक थी मुल्तानीज अगर बात करें द मर्चेंट्स स्पेशलाइजिंग इन द कैरिंग ग्रेन्स वर डिस्टिंग्विश्ड बाय बर्नी एज अ ख्वारिंस a Persian word which meaning those who move together a large number. The contemporary mystic Nasruddin Chirang Delhi calls them the Nayak and describes as those who bring the food grains from the different parts of the city. देखा जाए नसरुद्दीन ने इसे बताया था नायक को नायक नाम दे दिया था इसने बताया था कि जो फूड ग्रेन इकट्ठा करता है डिफरेंट पार्ट से दिल्ली के वो होता है हमारा नायक और दूसरी अगर हम बात करें जो हमारी दूसरी होती थी वो थे मुल्तानीज The other important group of the merchant mentioned in the other sources was that of the Multanis. Burney says that the long distance trade was the hand of these merchants. देखा जाए तो बर्नी बताता है जो दूसरी तरह का ट्रेड था वो इनके हाथों में था Another important commercial class that emerged during the Sultanate period was that the dalals. देखा जाए तो उसके बाद जो हमारी एक important class थी वो थी दलाल बर्नी ने इसके बारे में बताया है जो बीच में जो वर्क करते थे जो बीच में जो काम करते थे जो पैसा रख लेते थे जो उनका कैश था उसे कटौती करते थे वो थे हमारे ब्रोकर्स इसके बाद जो हमारा फिरोज शाह तुगलक आए उन्होंने अपनी पॉलिसी दी इसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी पॉलिसी दी और इसे बहुत ज्यादा रिजाइन किया अपनी तरफ से और उसके बाद ये तुगलक ने अपने ब्रोकेज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया थैंक यू गुड शिवांशु अच्छा था आप इस पीपीटी को आपने पीपीटी काफी अच्छा बनाया आप पीपीटी को ग्रुप पे डाल देंगे और काफी मेहनत किया गुड दो योर कंडीशन इज नॉट गुड फादर इज इन हॉस्पिटल बट वो पर्सनल रीजन है आपने जितना किया वो अच्छा किया लेट मी इंट्रोड्यूस द टू टॉपिक्स ओके आप लोग कहाँ से करेंगे इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस So it's very simple. You'll go to your IGNOU booklets and I think my screen is visual, Shivanshu. Yes, sir. So this is unit number 3, trade and commerce. और आप लोग देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेड जो कि हमें नहीं पढ़ना है सेकेंड फेज ऑफ ट्रेड ये था और इसी तरह से बाद में भी होगा ये फर्स्ट पार्ट का है और इसी तरह एक चैप्टर आपके यूनिट में बाद में भी होगा जहाँ पे 1300 के बाद का ये आप लोगों को क्या दिखाएगा
ये बैकग्राउंड आपको दिखाएगा, जो कि तो जितना शिवांशु ने बोला, अगर आप लोग बैकग्राउंड देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसके और आगे यूनिट में जाएंगे तो आपको दिल्ली सल्तनत का ट्रेड एंड कॉमर्स मिलेगा। तो ये बैकग्राउंड के लिए आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सीधे डायरेक्टली स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, और ये हिंदी में भी है। और ये रहा आपको ये तो पूरा जो अपना आपका unit number 13, unit number 3 and unit number 13. When you are going to write your question on trade and commerce, you'll use unit number 3 and unit number 13. ये पूरा 13 है। और आप यहाँ से जैसे अभी जो बात हुई थी कारवानी, कारवां से कारवानी बना है। तो ये जो आपको सारा है, आप अगर आप देख रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में यूनिट नंबर 13 में आपको ये मिलेगा। और अगर आप देखिए कि आपको करना क्या है, तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। वॉलरस्टाइन 1990 में पेज नंबर 35। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता है तो ये देखिए, वॉलरस्टाइन 1999 एंड 35, यानी कि पेज नंबर 39 35 में ये बुक की चीज़ लिखा। हबीब ने जो 2011 में बुक लिखी है, वो 127 पेज पे हबीब ने ये बात में लिखी है, ठीक है ना। और ये कारवां, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट, और ये नया बना हुआ है। ये देखिए जो शिवांशु ने दिखाने की कोशिश की थी वो ये है। तो आपने काफ़ी अच्छा किया शिवांशु। और अभी देखिए सिद्दीकी ने जो बुक लिखी 1975 और पेज नंबर 6 में ये सारी बातें लिखी हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ इनको भी देखते हैं अच्छे से, और शिवांशु का पीपीटी है, कम से कम इसी बहाने आप लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं तो ये चीज़ें। और लास्ट में यहाँ पे आपको रेफरेंस भी दिया हुआ कुछ नई किताब। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो एक चीज़ है, जो कि न्यू बुक्स है, आप इसमें ऐड कीजिए, ठीक है ना। न्यू जो बुक्स है आप इसमें ऐड कीजिए। और कुछ टर्मोलॉजीज भी दिए हैं, देखिए ये सारी बुक्स हैं जो कि आपको इनमें से 4-5, और शिवांशु आपको बुक मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। और आपको ये ऐड यस सर। करना चाहिए था, ठीक है। और ये देखिए कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, द दिल्ली अ ट्रेड रूट्स ऑफ कैपिटल, सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। तो ये कुछ है, आप जब इसको आप लोग अच्छे से एक बार देखेंगे तो आपको रियल में ढेर सारी चीज़ों को के बारे में पता चलेगा। और ये देखिए एक से एक बुक है। सिद्दीकी की अभी मैंने जिक्र की, तब इरफान हबीब की जिक्र किया मैंने। और यहाँ पे वॉलरस्टीन की देखिए, रवि अरविंद पलात एंड वॉलरस्टीन, इमैनुअल वॉलरस्टीन की ये बुक है। तो ये आपको नजफ हैदर की बुक है, इरफान हबीब की, साइमन डिग्बी की। अगर ये सब बुक्स आप लिख देते हैं, मंदिरा जो आपने कल में आशीर्वादी लाल एल श्रीवास्तव की भी बुक आपने इंक्लूड किया था, उसके साथ साथ आप कुछ नए बुक्स भी लिखते हैं तो वो अच्छा होगा। और आशीष, आपका जो टॉपिक है याद है मुगल में, यस सर। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर अगर हम दिल्ली सल्तनत के ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ भी तो अर्बन और रूरल के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, आशीष। यस सर। यस। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स। सो थोड़ा सा आप वर्क कीजिए, और आप लोग, या एटलीस्ट कम से कम पूरा बुकलेट देखा आना चाहिए कि जब आप लोगों को कॉपी करना हो तो आप लोग कॉपी कम से कम कर सके ओबीई में। हाँ, चलिए, तो नेक्स्ट इज मानवी, गो अहेड। Yes, Manvi? Yes, yes, sir. I'm just sharing the screen.